देखो, अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है ना। और जो लोग ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं वो ये ध्यान रखना, दिस इज अ वीडियो ऑफ वन शॉट रिवीजन ऑफ एंटायर टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। आज वाले क्लास में हम लोग एंटायर इशू ऑफ डिबेंचर का टर्म टू का टॉपिक पूरा वन शॉट में रिवाइज करेंगे। एंड अकाउंटिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर डिबेंचर की, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड डिबेंचर, बताओ। तो डिबेंचर का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसी सिक्योरिटी। डिबेंचर का मतलब क्या होता है? ऐसी सिक्योरिटी जिस पे कंपनी क्या पे करती है, अ फिक्स अमाउंट। और फिक्स अमाउंट क्या होता है? नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। मेरी बात फिर समझना। डिबेंचर का मतलब क्या होता है? डिबेंचर रिफर टू दो सिक्योरिटी ऑन विच कंपनी पेज फिक्स अमाउंट, और फिक्स अमाउंट जनरली क्या होता है? इंटरेस्ट। अब ये ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट कंपनी डिबेंचर पे करती है दैट इज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव लेवल ऑफ प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट हो नहीं हो, कंपनी को डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना ही है। ये ध्यान रखना, जो कंपनी डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करती है वो कंपनी को प्रॉफिट हो नहीं हो इंटरेस्ट पे करना ही है कंपनी को, ठीक है ना। मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट इज टू बी पेड वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है उसका नेचर क्या होता है? चार्ज। उसका नेचर क्या होता है? चार्ज। जबकि जैसे शेयर पे जो डिविडेंड होता है उसका नेचर होता है अप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। तो डिबेंचर इज बेसिकली दो सिक्योरिटी दैट आर इशूड बाय कंपनी, जिस पर कंपनी क्या पे करती है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट पे करती है नॉर्मली उसका नेचर क्या होता है? इट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो क्या होता है? चार्ज होता है। अब क्या होता है, जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है, जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर विच अ कंपनी कैन इशू। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर जो कंपनी इशू कर सकती है। अब उन टाइप्स में क्या होता है, ये एक थ्योरी के लिए ध्यान रखना कभी आ जाए तो, ठीक है ना। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर? तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर आपको टीएस के अंदर भी थ्योरी मिल जाएगी, पेज नंबर 10.3 पे। आपको पेज नंबर 10.3 पे थ्योरी मिल जाएगी टीएस के अंदर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर। और उसमें वेरियस टाइप्स में सबसे पहला फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिक्योरिटी में दो तरह के डिबेंचर होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। मेरी बात फिर से ध्यान देना। बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू कैटेगरी ऑफ डिबेंचर। वन इज नोन एज सिक्योर्ड, सेकंड इज नोन एज अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड ऑन ईदर फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज। सिक्योर्ड मतलब क्या होता है? ऐसे डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड ईदर ऑन फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज। मतलब डिबेंचर जो कंपनी के फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, कल से मान लो कंपनी इंस्टॉलमेंट पे चली गई तो कोई भी एसेट पैसा बेचकर ला सकते हैं, ठीक है ना। और जनरली कंपनी डिबेंचर कौन सा चार्ज देता है? फ्लोटिंग चार्ज। उनका राइट है कोई भी डिबेंचर को बेच, कोई भी एसेट को बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब ऐसे डिबेंचर जिसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। जनरली ऐसे डिबेंचर कंपनी इशू करती बहुत कम है, बहुत रेयर में, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू डिबेंचर, वन इज सिक्योर्ड एंड सेकंड इज अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब विच आर सिक्योर्ड ईदर बाय फिक्स और फ्लोटिंग, और जनरली डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। अनसिक्योर्ड मतलब ऐसे डिबेंचर जिसके अंदर देयर इज नो चार्ज विच आर ऑन द, ना तो फिक्स चार्ज है ना फ्लोटिंग चार्ज है। सेकंड होता है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट और सेकंड डिबेंचर कैटेगरी होती है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान रखना, दो तरह के डिबेंचर होते हैं। एक तो होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर जो जनरली कंपनी इशू करती है, और एक होते हैं इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या होता है? ऐसे डिबेंचर जिसका कुछ टाइम बाद वापस रीपेमेंट प्रिंसिपल कर दिया जाएगा। मतलब दोस्त डिबेंचर जिसके अंदर फेस वैल्यू एक टाइम पीरियड के बाद पे कर दी जाएगी वो कहलाते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। ऑल दोस्त डिबेंचर जिनका एक टाइम के बाद हम लोग फेस वैल्यू का पेमेंट करेंगे वो कहलाते हैं रिडीमेबल। और इरिडीमेबल मतलब ऐसे डिबेंचर जिसके अंदर पेमेंट हो गई नहीं, जिनका फेस वैल्यू का पेमेंट नहीं होगा, जिनका लाइफ लॉन्ग डिबेंचर हेल्ड करेंगे। मतलब वो डिबेंचर जिसका एक टाइम बाद पेमेंट हो जाएगा रिडीमेबल, और जिसका पेमेंट नहीं होगा वो कौन से? इरिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के डिबेंचर होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक होता है बेयरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कंपनी से डिबेंचर खरीदा तो मेरा नाम कंपनी के रिकॉर्ड रजिस्टर में नोटेड है, मतलब मैं रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर हूं। और बेरर मतलब क्या हुआ? मान लो मैंने किसी और को बेच दिया तो वो उसका डिबेंचर का नाम कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर जिसका कंपनी के बाद में जिस डिबेंचर का रजिस्टर्ड ओनर है वो कहलाता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। और वो डिबेंचर जिसका रजिस्टर्ड ओनर कोई और है, बेरर मतलब मेरे हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है, बस मैंने किसी और से खरीदा बट मेरा कंपनी के अंदर नाम नहीं, वो कहलाते हैं बेरर डिबेंचर। और अब ये ध्यान रखना, अगर एक और कैटेगरी होती है कन्वर्टेबल डिबेंचर।
तो कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से दो डिबेंचर होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब ऐसे डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। कन्वर्टेबल मतलब होता है ऐसे डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, जिसके पास एक टाइम बाद राइट होता है कि वो अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर दे इक्विटी शेयर में। और ऐसे डिबेंचर जो अपने आप को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो मेरी बात फिर से समझना, डिबेंचर के अलग अलग मैं टाइप्स की बात करूं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में दो हो गए, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, बट नॉर्मली चार्ज कौन सा होता है, फ्लोटिंग। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके पास ना तो फिक्स चार्ज हो ना फ्लोटिंग चार्ज हो, ठीक है ना। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस डिबेंचर का एक टाइम बाद पेमेंट हो जाए वो रिडीमेबल, और जिसका पेमेंट नहीं होगा वो इरिडीमेबल डिबेंचर। फिर रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दो डिबेंचर, रजिस्टर्ड और बेयरर। बेयरर मतलब जो होल्डर है बट नाम किसी और का है, और रजिस्टर्ड मतलब कंपनीज है, कंपनीज के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड बंदा है, वो रजिस्टर्ड डिबेंचर। कन्वर्टेबल मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये तो बेसिक थ्योरी हुई डिबेंचर की, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, डिबेंचर हमेशा ध्यान रखना, जब भी कंपनी डिबेंचर को इशू करती है तो कंपनी डिबेंचर कैसे इशू कर सकती है वो समझना। देखो, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कंपनी का क्या होता है, कैपिटल। इक्विटी शेयर कंपनी का क्या होता है, कैपिटल। बट डिबेंचर कंपनी की क्या होती है, एक तरह से बोरोइंग। इक्विटी शेयर कंपनी का कैपिटल होता है, डिबेंचर कंपनी क्या होती है, बोरोइंग। डिबेंचर जनरली शो क्या करते हैं, डिबेंचर इज शोन अंडर द हेड नॉन करंट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में कौन से हेड में जाता है वो, और उसमें कौन से हेड में जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो जैसे इक्विटी तो कंपनी का कैपिटल होता है, डिबेंचर कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, एंड इट इज शोन अंडर द हेड नॉन करंट लाइबिलिटी में हेड जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो डिबेंचर हमेशा ध्यान रखना, इट इज शोन अंडर द हेड नॉन करंट लाइबिलिटी, और उसमें किस नाम से आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में डिबेंचर कहां बताते हैं, फिर से बोलो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की दो साइड होती है, इक्विटी लाइबिलिटी एसेट। बैलेंस शीट में डिबेंचर कहां बताएंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में, कौन से हेड में, नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें कौन सा सब हेड लगेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आएंगे डिबेंचर, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूं डिबेंचर के इशू की, तो इशू ऑफ डिबेंचर जो कंपनी कर सकती है वो इशू ऑफ डिबेंचर कंपनी तीन पैटर्न से कर सकती है। द डिबेंचर कैन बी इशूड बाय कंपनी ईदर फॉर कैश। कंपनी डिबेंचर कैसे इशू कर सकती है, कैश। या कंपनी इशू कर सकती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक वही है जो शेयर्स के अंदर पड़ा था। मान लो अपन ने कोई लैंड बिल्डिंग खरीदा और बदले में अपने डिबेंचर दे दिए, ठीक है ना। या कंपनी इशू एक और तरह से कर सकती है, एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी। तो मेरी बात समझना, कंपनी डिबेंचर को इशू तीन तरीके से कर सकती है, ईदर इट कैन इशू फॉर कैश, इट कैन इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और इट कैन इशू फॉर अ कोलाटरल सिक्योरिटी। फिर से मेरी बात सुनना, द कंपनी कैन इशू डिबेंचर ईदर फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और इट कैन इशू एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी। अब ये ध्यान रखना, जब कंपनी डिबेंचर को इशू करती है एज अ कैश, तो कंपनी डिबेंचर को तीन फॉर्म में इशू कर सकती है। इट कैन इशू एट पार, पार मतलब क्या होगा, इशू प्राइस किसके बराबर होगा। इट कैन इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब इशू प्राइस क्या होगा। और इट कैन इशू एट डिस्काउंट। अब ये ध्यान रखना, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एज पर न्यू कंपनी एक्ट 2013। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, बट डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो। और डिस्काउंट कब हो, जब इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू है। तो कंपनी जब भी डिबेंचर कैश पे इशू कर सकती है तो तीन तरह से इशू कर सकती है। वन इज नोन एज एट पार, इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू। सेकंड इज नोन एट प्रीमियम, इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू। और थर्ड इज नोन एट डिस्काउंट, इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू। अब क्या होता है, डिबेंचर जब भी कंपनी इशू करती है, जो जर्नल एंट्री का पैटर्न रहता है वो शेयर्स की तरह ही चलता है, ठीक है ना। जैसे मान लो सबसे पहले डिबेंचर का पैसा आया तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नॉर्मली यहाँ पे हम साथ ही कर देते हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, फिर जब अपन वहां पे करते हैं शेयर एप्लीकेशन, यहाँ करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फिर जब कंफर्म कर देते हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल की बजाय एंट्री कैसे हो जाती है, परसेंटेज। परसेंटेज में जितना ब्याज पे होगा वो परसेंटेज डिबेंचर। और मान लो कभी नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आई तो यहाँ पे प्रोराटा वाला सिस्टम में, वो सिस्टम तुम भूल जाओ प्रोराटा, या नॉर्मली अपन एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर देंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, टू बैंक फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। अब कॉल क्यों करना है, तो कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर कॉल, ठीक है ना। इसको लेकर के एक बार तुम क्वेश्चन नंबर देख लो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बेसिक बता देता हूँ।
टीएस ग्रेवाल बुक पे आ जाओ, कम टू पेज नंबर 10.9, पेज नंबर 10.9, ये सिर्फ बुक में ही देख रहे हो डायरेक्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, पेज नंबर 10.9 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे नजर डालो। डैश लिमिटेड इशूड ऑन फर्स्ट में 40,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 40,000 डिबेंचर, रेट कितनी है 10%। ये 10% क्या है, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 का एक है पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब 40,000 इंटू 20 मतलब 8 लाख रुपए एप्लीकेशन है, तो देखो पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन 8 लाख रुपए, समझ में आती है। फिर अगला कंफर्मेशन दिया एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर 8 लाख, ये भी क्लियर है। फिर अलॉटमेंट ड्यू किया तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% 40,000 इंटू 80 32 लाख, और वापस कंफर्मेशन किया बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 32 लाख रुपए। बोलो कोई दिक्कत। अब नीचे बैलेंस शीट में देख लो, जो डिबेंचर टोटल 40 लाख के डिबेंचर क्रिएट हो चुके हैं, वो नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग बता दिया, और जितना कैश आया कैश एंड कैश का असेट साइड चला गया। नीचे नोट्स में देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग में 40,000 10% डिबेंचर रुपी 100 ईच, और कैश एट बैंक 40,000 रुपए, 40 लाख रुपए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर क्वेश्चन बोले बैलेंस शीट बनाना है तो बनाना है, नॉर्मल जर्नल एंट्री बोले तो जर्नल एंट्री करना है अपने को। आई बात समझ में। अब मान लो कभी भी कंपनी डिबेंचर को इशू करती है लेट्स से डिस्काउंट पे, मान लो कंपनी कभी भी डिबेंचर किस पे इशू करती है। अब डिस्काउंट मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या। तो अब देखो जब भी कंपनी डिबेंचर को इशू करती है एट डिस्काउंट, ठीक है ना, तो डिस्काउंट मतलब क्या हुआ कि इशू प्राइस कम है और फेस वैल्यू क्या है ज्यादा है। और उस केस में अपन जो कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किया, जैसे मान लो 10 का डिबेंचर कंपनी ने 9 रुपए पे इशू किया, तो ये जो 1 रुपए का डिफरेंस है ना, इसको कहाँ पे डेबिट करेंगे हम, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा एक्सपेंस है। डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा एक्सपेंस है। तो whenever the company issue debenture on discount, you will be debiting the discount on issue account। उसी तरह मान लो अगर 10 का डिबेंचर अपन 12 पे बेच रहे हैं, फेस वैल्यू 10 है और डिबेंचर कितने बेच रहे हैं 12 पे, तो 2 रुपए हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। 2 रुपए कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। तो 2 रुपी विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना। अब तुम इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, इलस्ट्रेशन 2 तो हो गया, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। जैसे 10,000 डिबेंचर इशू किए, 100 का डिबेंचर है और कितने प्रीमियम पे इशू किया, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 10.10, कितने प्रीमियम पे 10% प्रीमियम पे, तो 110। तो ये 10 रुपए क्या चीज है अपना, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये 10 रुपए क्या चीज है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो एंट्री कैसे की, बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट 11 लाख रुपए है, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2% टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपए। आई बात समझ में। अब यहां पर है ना एक दो पॉइंट अच्छे से समझना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अज्यूम करो मैंने ऐसा बोला कि हमने डिबेंचर इशू किए, मान लो किस पे, एट प्रीमियम। हमने डिबेंचर इशू किए प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का अमाउंट कहां पे ट्रांसफर किया मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है इसका यूसेज होता है एज पर सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका यूसेज, ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज बाय कंपनी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट। और सेक्शन 52(2) क्या बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कंपनी कहां कहां यूज कर सकती है। अब कहां कहां यूज कर सकती है, तो आप देखो 10.10 का आपको यूटिलाइजेशन गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब ये जो 4.5 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोल रहा है राइट ऑफ करना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मतलब ये थ्योरी रट लेना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, सेक्शन 52(2) का सिक्योरिटी प्रीमियम का यूसेज। 3-4 पॉइंट तो इसमें याद कर ही लेना, मतलब चांस है इसका आने का। कंपनी कहां पे यूज कर सकती है राइट ऑफ एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, या कंपनी कहां पे यूज कर सकती है फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, या फिर कंपनी फुली पेड बोनस शेयर में काम ले सकती है, या कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स पे काम ले सकती है, या फिर अपन ने जो कमीशन पे किया या डिस्काउंट अलाउ किया डिबेंचर के टाइम पे, उसको राइट ऑफ करने पे भी काम लिया जा सकता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूसेज गिवन है सेक्शन 52(2) में। वापस से बोलेंगे क्या क्या काम आ सकता है, प्रीमियम एक्सपेंस को राइट ऑफ, बेसिक ध्यान रख लो, प्रीमियम एक्सपेंस राइट ऑफ, बोनस शेयर इशू करना, बायबैक करना, प्रेफरेंस शेयर को अगर रिडीम करना है तो या डिबेंचर को रिडीम करना है उसकी प्रीमियम देना,
या डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में? फिर से बोलो, पहला केस क्या होगा बताओ? प्रीमियम एक्सपेंस राइट ऑफ करना, बायबैक करने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रीमियम देना, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर, या फिर आप डिस्काउंट पे अगर डिबेंचर इशू किया तो उसको राइट ऑफ करने के लिए काम आ सकता है, ठीक है ना? तो ये बेसिकली यूसेज हो गए किसके? ये यूसेज हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम के एज पर सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट। बोलो यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है, जब भी कंपनी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करती है, तो पॉइंट नंबर 3, अब तो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे नजर डाल दो। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इशू किए 20,000 डिबेंचर, 100 का एक डिबेंचर है, कितने डिस्काउंट पे इशू किया? तो मतलब अपन ने कितने पे इशू किए? 96 पे। 30 रुपए एप्लीकेशन और बैलेंस अलॉटमेंट है, तो 30 एप्लीकेशन, बैलेंस कितना बचा? 70। 70 में आएंगे कितने रुपए? 4, तो पैसा आएगा 66 रुपए आएगा, और 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया अपना। फिर आप देखो, बैंक टू एप्लीकेशन 6 लाख रुपए, 20,000 इंटू 30 रुपए एप्लीकेशन है। अच्छा, अलॉटमेंट की स्टेज स्पेसिफाइड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट, सॉरी, डिस्काउंट की स्टेज स्पेसिफाइड नहीं है, तो क्या मानेंगे? डिस्काउंट कौन सी स्टेज पे होगा? अलॉटमेंट पे। इफ द स्टेज ऑफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन, डिस्काउंट की स्टेज नहीं गिवन है, तो हमेशा डिस्काउंट कहां पे अज्यूम करेंगे? एट द अलॉटमेंट स्टेज। डिस्काउंट कहां पे अज्यूम करेंगे? अलॉटमेंट की स्टेज पे, ठीक है ना? तो ये एंट्री समझ में आती है सारी की सारी। डिस्काउंट अपन ने डेबिट कर दिया, फिर अलॉटमेंट पे 13,20,000 रुपए आए, तो बैंक टू अलॉटमेंट, और लास्ट में देखो अपन ने डिस्काउंट को राइट ऑफ किया कहां से? पीएनएल से। लास्ट में राइट ऑफ कहां से किया अपन ने? पीएनएल से राइट ऑफ कर दिया, ठीक है? नॉर्मल डिस्काउंट एक्सपेंस है, पीएनएल राइट ऑफ करा। अगर यहाँ पे अपने को क्वेश्चन बोलता सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है, तो पहले राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से करते, तो वहां पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बजाय क्या आ जाता? सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता, ठीक है? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल जब भूल जाओ एक बार, और फिर पीएनएल, आप ये ध्यान रख लो, ठीक है ना? अब ये तो बात हुई अंडर सब्सक्रिप्शन या एट पार सब्सक्रिप्शन की। अब नेक्स्ट केस आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे अपन लोगों ने शेयर में पढ़ा था, वही वाला ट्रीटमेंट है यहाँ। एक्सेस एप्लीकेशन क्या कर दो आप? रिजेक्ट कर दो, या फिर कौन से अलॉटमेंट पे चले जाओ? मतलब एक्सेस जो एप्लीकेशन है उसको कौन सी स्टेज पे लेके चले जाओ? अलॉटमेंट पे। ये अपन ने शेयर के अंदर ही पढ़ा था, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है प्रो राटा है तो सेकंड स्टेज पे ट्रांसफर कर दो, दैट इज ऑन अलॉटमेंट, ठीक है ना? तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 से देख लो एक बार। नवलक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर, फुल अमाउंट एप्लीकेशन रिसीव फॉर 4,000, 1,000 वर रिजेक्टेड और रिफंड कर दिया पैसा। अब 1,000 का तो रिजेक्ट हो गया, और क्या हो गया? रिफंड हो गया। तो 1,000 रिजेक्ट हो गया, रिफंड हो गया, मतलब टू बैंक हो गया। समझ में आया? टू बैंक। और डिबेंचर व अलॉटेड, तो बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6 लाख, 4,000 इंटू 150 रुपए आए अपने पास, सॉरी 50 रुपए आए। कितने की एप्लीकेशन है चेक कर लो। 150 का डिबेंचर, 100 का डिबेंचर कितने प्रीमियम पे इशू किया था? तो 150, तो 150 इंटू 4,000, अपने पास एप्लीकेशन कितने की आई? 6 लाख रुपए आए, तो बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6 लाख, फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर फेस वैल्यू से जाएगा, बाकी प्रीमियम में चला गया, और बाकी अपन ने जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी 1,000, 150 रुपए रिफंड कर दिए अपने। समझ में आया? अपन ने देखो इशू किए थे 3,000, और एप्लीकेशन कितने की आई थी? तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी थी? 1,000। तो अपन एंट्री 4,000 से करी, रिफंड कितने को कर दिया? क्या हिसाब से? 150 का रिफंड कर दिया। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? ठीक है, एंट्री क्लियर है सारी? फिर अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 प्रोराटा अलॉटमेंट है, ये वाला देख लेना, सेम पैटर्न है एक बार। देखो मैं करा दूं ये वाला भी, देख लो। टेलीकॉम लिमिटेड इशू किए 10,000 डिबेंचर। अब कितने डिबेंचर इशू किए? 10,000। कितना परसेंट डिबेंचर था? 9%। 100 का डिबेंचर कितने प्रीमियम पे था? मतलब बोलो इशू कितने पे किया? 100 का डिबेंचर 10% प्रीमियम है, तो 110 पे इशू किया। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ना? अब पेमेंट कैसे हो रहा है? 25 एप्लीकेशन है, तो 25 रुपए तो एप्लीकेशन आ गया। अलॉटमेंट मतलब कैसे होगा? 25 प्लस 10, और बैलेंस कितना बचा? 25 और 25 50। तो अब बताओ बैलेंस कितना बचा? ये फर्स्ट कॉल पे आया। अब एप्लीकेशन कितने डिबेंचर की आई है अपने पास? इशू किए थे 10,000, और एप्लीकेशन कितने की आई? 15,000। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड वो कितने थे? और नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने की आई? ये स्ट्रक्चर था 25, 35 और फिर अब क्या बोल रहे हैं? अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो प्रोराटा बेसिस है, तो बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी? 15,000 इंटू 25, तो बैंक टू एप्लीकेशन 15,000 इंटू 25
चेक करो पीछे। अच्छा अब बताओ कितना एक्सेस है, 5,000 एक्सेस है, तो 5,000 इंटू 25, 1,25,000 रुपये प्रीमियम में चला जाएगा। 1,25,000 कहाँ चला जाएगा, प्रीमियम नहीं, अलॉटमेंट पे, एक्सेस है ना ये तो भाई। 5,000 इंटू 25 सेकेंड स्टेज पे चला जाएगा ना अलॉटमेंट पे। जो एक्सेस एप्लीकेशन कहाँ चली जाएगी, प्रोराटा में। 1,25,000 अलॉटमेंट में चला गया, तो पढ़ो एप्लीकेशन 375 टू 9% डिवेंचर। 9% कैसे आएगा, 25 इंटू 10,000, और जो एक्सेस है 25 इंटू 5,000, वो कहाँ चला जाएगा आपका, अलॉटमेंट पे। उसके बाद अलॉटमेंट टू 9% टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आ रही है एंट्री। अब अलॉटमेंट कितना करेंगे, 10,000 इंटू 35, 3.5 लाख, 2.5 लाख का परसेंटेज डिवेंचर, 1 लाख का प्रीमियम। अब अपने को 350 आने थे टोटल अलॉटमेंट पे, ऑलरेडी कितने आ चुके हैं, 1,25 आ चुके हैं ना। तो अब कितने आ जाएंगे, 2,25,000 रुपए और आ जाएंगे। तो देखो 2,25 की एंट्री हुई, फिर फर्स्ट और बैंक टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोलो आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 होमवर्क कर लेना। इलस्ट्रेशन 8, 9, 10, 11 ये सब सेम पैटर्न है, होमवर्क करना, ठीक है। अब मैं ना इसके अंदर एक जो कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, ठीक है ना। देखो उस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलाटरल सिक्योरिटी। देखो कोलाटरल वर्ड का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। कोलाटरल वर्ड का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सिक्योरिटी। अब नॉर्मली डिबेंचर कब इशू होते हैं एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी, तो समझना। हम लोग मान लो बैंक के पास गए, मैं मान लो बैंक के पास गया लोन लेने के लिए। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गया और मैंने बैंक को बोला मेरे को लोन दे दो। अब बैंक ने मान लो मेरे को 5 लाख का लोन दिया। अब बैंक बोलती है कि हम जो लोन देंगे वो सिक्योर्ड लोन होगा। बैंक क्या बोलती है कि जो हम लोन देंगे वो क्या होगा, सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब ये लोन किसी सिक्योरिटी पे कवर्ड होगा। बैंक बोलती है जो हम लोन देंगे वो लोन कौन सा होगा, सिक्योर्ड लोन होगा, मतलब विदाउट सिक्योरिटी हम लोन नहीं देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने बैंक से लोन लिया 5 लाख का, बैंक क्या बोलता है लोन क्या होगा, लोन क्या होगा, सिक्योर्ड लोन होगा। अब बताओ अगर बैंक ये बोलता है कि लोन सिक्योर्ड होगा, तो लॉजिकली एक चीज सोच करके बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना। बैंक कहता है कि हमको सिक्योरिटी दो, तो मैंने कहा ठीक है कार है हमारी वो सिक्योरिटी पे ले लो। अब बैंक ये बोलता है कि नहीं यार, अगर कल से मान लो आपने लोन का पेमेंट नहीं किया तो हम ये कार बेचेंगे, और मान लो हमारे कार से पैसा रिकवरी नहीं हुआ, तो मान लो हमने कार को बेची और कार मान लो 3 लाख में बिकी और हम आपसे मांगते हैं 5 लाख, तो 2 लाख रुपए के लिए हम क्या हो जाते हैं, अनसिक्योर्ड हो जाते हैं। तो बैंक बोलती है ये जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, फिक्स चार्ज है। आपके पास मान लो कार भी है, आपके पास लैंड भी है, आपके पास बिल्डिंग भी है, आपके पास स्टॉक भी है, उन पे तो हमारा राइट बनता ही नहीं है। हमको ऐसा कोई राइट दो जिसमें हमारा कार के साथ साथ एक सिक्योरिटी और मिल जाए हमको। तो बैंक क्या बोलता है, आप कार तो दे ही दो और साथ में हमको कंपनी के क्या दे दो, आप डिबेंचर दे दो। आप कार तो दे ही दो और साथ में कंपनी के क्या दे दो, डिबेंचर। अब जो बैंक अपने को कार के साथ में, जो बैंक हमसे क्या बोलता है सिक्योरिटी में को डिबेंचर भी दे दो, वो डिबेंचर बेसिकली कौन सा चार्ज है कंपनी के लिए, वो सेकेंडरी सिक्योरिटी है। वो बैंक के लिए कौन सी सिक्योरिटी है। अगर कल से, क्योंकि डिबेंचर को मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था, डिबेंचर के पास कौन से चार्ज होते हैं, अगर कभी भी कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाए तो जिसके पास डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी का कोई भी एसेट बेच करके पैसा निकाल सकता है। तो बैंक क्या बोलता है, इस कार से तो हमको सिक्योरिटी मिल ही रही है, बट आप हमको डिबेंचर भी दे दो। ये डिबेंचर से हमको क्या राइट मिलेगा, हमको कंपनी का कौन सा चार्ज मिल जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज। मतलब फिर हमारे पास ये हक होगा कि हम कंपनी की कोई भी एसेट को बेच करके पैसा निकाल सकते हैं। तो बैंक जनरली जब भी लोन देते हैं, तो जब डिबेंचर इशू करते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी में, तो कंपनी क्या करती है, बैंक को डिबेंचर देती है सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू मेन सिक्योरिटी। मेन सिक्योरिटी के अलावा कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को सेकेंडरी सिक्योरिटी के फॉर्म में देती है। लेकिन ये ध्यान रखना, वो सेकेंडरी सिक्योरिटी तभी यूज कर सकते हैं जब प्रिंसिपल सिक्योरिटी से पैसा नहीं आएगा। वो सेकेंडरी सिक्योरिटी कैन बी यूज ओनली व्हेन प्रिंसिपल सिक्योरिटी फेल्स टू पे द अमाउंट। मतलब कंपनी ये बोलती है कि हम सेकेंडरी सिक्योरिटी कब यूज करेंगे,
जब हमारा मेन सिक्योरिटी पैसा नहीं आएगा तब करेंगे। तब तक ये डिबेंचर एक तरह से कौन से डिबेंचर है, डेट डिबेंचर है। तब तक डिबेंचर कौन से डिबेंचर है, डेट, जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं, न तो कंपनी को ब्याज देना है, न कंपनी को बदले में कोई पैसा मिलेगा। मतलब अब मेरी बात समझना, जब हम लोग बैंक से लोन लिया, हमने एंट्री करी बैंक टू बैंक लोन, और मान लो 5 लाख का लोन लिया, मैंने एंट्री 5 लाख से करी। बैंक टू बैंक लोन कितने से एंट्री करी, 5 लाख से। और मान लो इस बैंक लोन के बदले में मैंने क्या किया, 6,000 10% के डिबेंचर दिए। 100 का एक डिबेंचर था, मतलब डिबेंचर कितने के दिए, और ये किस फॉर्म में दिए, एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब ये वाले डिबेंचर में तभी यूज करूंगा, ये वाले डिबेंचर में तभी यूज करूंगा जब प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा नहीं आएगा मेरे को। कंपनी इसके बदले में, ऐसा नहीं है बैंक डिबेंचर होल्डर बन रहा है और बैंक पैसा देगा। बैंक ने सिर्फ डिबेंचर अपने पास रख लिए, ये मरे हुए डिबेंचर है, जिसमें कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना बैलेंस शीट में बताना है। मतलब अपन जैसे डिबेंचर इशू करते हैं बैंक टू एप्लीकेशन, वैसी एंट्री भी नहीं करनी है इसके लिए। क्यों, क्योंकि ये डिबेंचर मरे हुए डिबेंचर। अब क्या होगा, जब बैंक लोन लिया आपको ये इसकी एंट्री करनी है, बट अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो देयर आर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फर्स्ट तो होता है जब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करें हम लोग, फर्स्ट केस क्या होता है, व्हेन नो जर्नल एंट्री इज, और सेकंड होता है जब आप जर्नल एंट्री प्रॉपर पास करोगे। फर्स्ट केस होता है जब आप कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे। अब फर्स्ट केस में अगर आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हो तो सिंपल आप क्या करोगे, जो बैंक लोन आप नोट्स टू अकाउंट्स में बताओगे, उसमें आप लिख दोगे बैंक लोन सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6,000 डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये नोट्स के अंदर बता देंगे हम लोग, मतलब हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी बात फिर समझना, जो मेथड नंबर 1 है उसमें कोई जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्टली बस नोट्स टू अकाउंट से बता दोगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6,000 डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और मेथड नंबर 2 जिसमें क्या कर रहे हैं अपन लोग, पास कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग डमी एंट्री कर देते हैं, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। पैसा तो आया नहीं, बट ये भी वापस कैंसिल हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। मेरी बात समझ आई। कोलैटरल सिक्योरिटी में पहला केस होता है जब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, सेकंड केस होता है जब प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है ना। जैसे आप देखो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 21 देख लो, पेज नंबर 10.29, इलस्ट्रेशन नंबर 21 पेज नंबर 10.29। देखो ध्यान दो इस वाले क्वेश्चन पे। हयात लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ रुपी 8 लाख फ्रॉम एसबीआई। अब हयात लिमिटेड ने कितना लोन लिया, 8 लाख का लोन लिया एसबीआई से। अब 8 लाख का जो लोन लिया उसकी एंट्री करनी है, उसकी एंट्री मना नहीं कर रहा हूं, उसकी एंट्री करनी है सिक्योर्ड बाय। अब मेरे को एक बात बताओ, लोन कितने का लिया अपन ने, 8 लाख का लोन लिया, और इसकी सिक्योरिटी में क्या दिया, एक डिबेंचर क्या रेट का था, 100 का। मतलब बोलो कितने के डिबेंचर दिए अपन ने, 9%, सॉरी 9% है, तो 10 लाख के डिबेंचर दिए। समझ में आया। अब देखो, हाउ विल डिबेंचर शोन इन बैलेंस शीट व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास। अब जर्नल एंट्री पास ही नहीं कर रहे हो। अब बताओ अगर जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा, बोलो। अब जर्नल एंट्री नहीं पास कर रहे हो, मतलब इसकी एंट्री नहीं कर रहे हो, इसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी, पैसा आया इसलिए, तो एंट्री करी बैंक टू बैंक लोन। अब बैंक लोन में क्या होगा, अपनी बैलेंस शीट में मैंने वापस वही नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग बताया, कितने का लोन लिया मैंने, 8 लाख का। और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग मैंने नोट्स में बताया, नीचे देखो, और उसमें क्या लिखा, लोन फ्रॉम एसबीआई, आउटर कॉलम में लिखा 8 लाख, और ब्रैकेट में नोट बता दिया सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बोलो आई बात समझ में। सेकंड में भी क्या होगा, बैंक लोन तो बताना ही पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बट अब यहाँ पे ऐसे नहीं बता करके, आप देखो नीचे ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, सोल्यूशन में चेक करो। 10,000 डिबेंचर 10 लाख बताया और वापस लेस कर दिया जो डिबेंचर सस्पेंस था। अपन ने लोन फ्रॉम एसबीआई बताया, यहाँ क्या लिख दिया 10,000 सेकंड मेथड में, इनर कॉलम में 10 लाख, और वो डिबेंचर सस्पेंस दोबारा लेस करके शो कर दिया, तो आउटर कॉलम में कितना आ गया, डैश। बट आउटर कॉलम में 8 लाख तो आएगा ही सही। आई बात समझ में। दीज आर द 2 ट्रीटमेंट फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। अब ये ध्यान रखना, अगर कंपनी की प्राइमरी सिक्योरिटी फेल्स टू पे द अमाउंट, अगर कंपनी की प्राइमरी सिक्योरिटी में पैसा नहीं आता है
तो ये डेड डिबेंचर जिंदा हो जाते हैं और फिर दे एंजॉय सेम राइट एज द डिबेंचर होल्डर। अगर मान लो कार से कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, या मान लो कंपनी का लोन पे नहीं हो पाया, बैंक ने क्या किया, कार को बेचा, कार को बेचने में पैसा नहीं आया, तो कंपनी क्या करेगा, बैंक को डिबेंचर में बोलेगी हम कोलाटरल सिक्योरिटी, तो बैंक उस डिबेंचर होल्डर बन जाएगी, और फिर बैंक को सारे राइट मिलेंगे जो डिबेंचर होल्डर को मिलेंगे, उस पर ब्याज भी मिलेगा और उसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज भी हो जाएगा। ये होता है कोलाटरल सिक्योरिटी। तो कोलाटरल मतलब क्या हुआ, एडिशनल सिक्योरिटी विच इज इशूड इन एडिशन टू मेन सिक्योरिटी। दो ट्रीटमेंट होते हैं, जनरल एंट्री नॉट पास, जनरल एंट्री पास। नहीं पास करोगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग बैंक लोन का अमाउंट दिखाओ और नीचे नोट्स में बता दो, और एंट्री पास करोगे तो डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर एंट्री करो और नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के साथ लोन के अंदर लेस करके वापस शो कर दो। बोलो आई बात समझ में? तो ये होता है कोलाटरल सिक्योरिटी। यहाँ तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है। अब अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब देखो जो अगला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरियस केसेस, मतलब क्या क्या अलग अलग केस है फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या होता है, देखो डिबेंचर क्योंकि कंपनी की एक ऐसी लाइबिलिटी है जो कंपनी, जैसे मान लो, जैसे एक मैं बात करता हूँ शेयर की, शेयर के अंदर तो क्या होता है, आज इशू किया हमको पता ही नहीं पेमेंट कब करना है, शेयर नॉर्मली इरिडीमेबल होता है, इक्विटी शेयर। बट अगर मैं बात करता हूँ डिबेंचर की, मान लो 100 का डिबेंचर हमने इशू किया लेट से 2011 के अंदर, 100 का डिबेंचर इशू कब किया, 2011 में। तो आपको आज के दिन ही पता है कि 2020 में हमको इसका रीपेमेंट करना है, हमको आज के दिन ही पता है कि 2020 में हमको क्या करना है, इसका रिडेम्पशन करना है। अब वो जो रिडेम्पशन होता है, वो जो रिडेम्पशन होता है, वो रिडेम्पशन अलग अलग केसेस से हो सकता है। अब क्या केस हो सकता है, समझना मेरी बात। अगर हमको आज के दिन ही पता है कि हमको रिडेम्पशन करना है, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको आज ही लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, हमको आज ही क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, डिबेंचर की लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब अज्यूम करो डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू मान लो 100 रुपए है, फेस वैल्यू कितनी है, उसकी इशू प्राइस भी 100 रुपए है और रिडेम्पशन प्राइस भी कितनी है, 100 रुपए। फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 100 और रिडेम्पशन प्राइस भी कितनी, तो ये कहलाएगा इशूड एट पार, और रिडेम्पशन भी किस पे, एट पार। इशूड एट पार और रिडेम्पशन भी किस पे, एट पार। अब सुनो मेरी बात, फर्स्ट केस मैंने क्या बताया, 100 का डिबेंचर इशू भी 100 पे किया और रिडेम्पशन भी कितने पे हो रहा है, 100 पे, तो क्या रहता है इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार। अब ऐसे केस में एंट्री कैसे करेंगे, सिंपल बैंक, वही नॉर्मल एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये कितने से करें, 100 से, और फिर क्या कर दें, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू, ये भी कितने से कर दें, 100 से। ये फर्स्ट केस हो गया, आई बात समझ में? अब मान लो इशू प्राइस लेट से, मैं वैल्यू, मैं अमाउंट भी चेंज करता था एकदम क्लियर हो जाए, इशू प्राइस 100, रिडेम्पशन प्राइस मान लो 110 और फेस वैल्यू 100, तो ये क्या कहलाएगा बोलो, इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन किस पे हो रहा है। अब इसमें जो अपन 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, जो 10 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, दैट विल बी शोन, वो अपने को एक्स्ट्रा पे कर, वो अपना एक तो लाइबिलिटी है और अपन एक्स्ट्रा पे करें तो लॉस भी है। तो अब मेरे को बताओ, हमारे पास पैसा आया तो 100 रुपए, बट जो 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करे उसकी लाइबिलिटी आज ही बना देनी है हमको, तो हम क्या बोलते हैं, पैसा आया कितना, पब्लिक अलॉटमेंट कितने रुपए से एंट्री कर दी तो हम लोग 100 से, और फिर लाइबिलिटी कितनी क्रिएट करनी है हमको एक्स्ट्रा, 10 की, और मान लो डिबेंचर 10% के थे, तो अगली एंट्री कैसे हो जाएगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट लॉस ऑन इशू, ये 100, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, रिडेम्पशन पे प्रीमियम है ना, तो आई बच्चों, ये अपने वही नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर अदर करंट, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में, हाँ नीचे अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में ना, हाँ ठीक है ना, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद इशू प्राइस 120, रिडेम्पशन प्राइस 130, फेस वैल्यू 100,
और 9% डिबेंचर है। मतलब इसका मतलब इशू किस पे किया, इट मींस इशूड एट प्रीमियम और रिडेम्पशन भी किस पे है। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर रिडेम्पशन प्राइस 120 होती तो बोलो क्या बोलते, रिडेम्पशन हमेशा कंपैरिजन फेस वैल्यू से करना है, कंपैरिजन हमेशा फेस वैल्यू। 100 को कंपेयर करोगे 120 से, इस 100 कंपेयर करोगे 120 से, इशूड एट प्रीमियम रिडेम्पशन प्रीमियम ही होता है इस केस में भी। तो बताओ पैसा आया कितना, कितने रुपए आए, 120। फिर अलॉटमेंट 120, कितना जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो कहाँ डाल दें, और लॉस कितने का हो रहा है हमको इशू पे, 30 रुपए का, और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना है 30, कहाँ 10, 30 का 100 से कंपेयर करो हमेशा, है ना, कंपेरिजन ऑलवेज बी मेड विद ₹100। आई बात समझ में। नेक्स्ट केस समझो, 90 फेस वैल्यू 100, 120, इसका मतलब क्या हुआ, इशूड ए डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो बोलो एंट्री कैसे करें, 90, फिर फेस वैल्यू से लाइबिलिटी बनाएंगे, बट यहाँ क्या लिख देंगे, लॉस ऑन इशू। अब लॉस ऑन इशू कितना हो, एक तो ये 10 और एक 20, टू प्रीमियम ऑन 30। बोलो आई बात समझ में, सारे केसेस क्लियर हैं, 20 सॉरी, प्रीमियम रिडेम्पशन कितना होगा 20, 100 का डिबेंचर 120 पे कर रहे हैं, 20 रुपए प्रीमियम रिडेम्पशन हो जाएगा। बोलो समझ में आया, लॉस एक ही बात है, डिस्काउंट लॉस एक साथ मर्ज कर दो चलेगा वो, है ना। ये लॉस ऑन इशू लिख दो इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट, कोई दिक्कत, ठीक है। ये होते हैं बेसिक केसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। अब यहाँ पे पता है कभी कभी ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी मान लो ऐसा बोलता है, आर लिमिटेड इशूड 5000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, मान लो ऐसा लिखा है, और एक लिखा है इशूड ₹5000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। अब इस केस में मतलब क्या हुआ, 5 लाख रुपए टोटल वैल्यू है, और इस केस में 5000 रुपए से एंट्री करनी है, इसे मल्टीप्लाई मत करना, 5000 इंटू 100, रुपी मतलब ऑलरेडी आ चुका है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन 5000 की एंट्री करोगे, इंटू 100 नहीं करोगे, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, 50 डिबेंचर इशू किया अपन ने मतलब, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें जो अगला कंसेप्ट होता है वो होता है इंटरेस्ट का लेकर के, कि इंटरेस्ट के केस में एंट्री कैसे होती है। अब डिबेंचर जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है वो जनरली कंपनी क्या होता है, और एक्सपेंस नॉर्मली क्या किया जाता है, डेबिट, एक्सपेंस नॉर्मली क्या किया जाता है। तो एंट्री कैसे करोगे आप, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट अपना एक्सपेंस है, और वापस इसको पेमेंट करना हो डिबेंचर को, इसको राइट ऑफ करना हो तो ये तो 3 एंट्रीज हो गई, बोलो ये समझ में आई। अब मान लो सिचुएशन ऐसी है, इंटरेस्ट का अमाउंट 100 रुपए और 10 रुपए टीडीएस का अमाउंट है, इंटरेस्ट 100 रुपए का और 10 रुपए क्या है टीडीएस। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कंपनी डिबेंचर पे इंटरेस्ट देगी तो होल्डर के हाथ में कितने रुपए देगी, सिर्फ 90, और 10 रुपए उस होल्डर के बिहाफ पे कंपनी खुद किसको जमा कराएगी, सरकार को। 10 रुपए उस होल्डर के बिहाफ पे कंपनी खुद किसको जमा कराएगी। तो उस केस में एंट्री कैसे करेंगे, अपन ने इंटरेस्ट का खर्चा कितना बुक किया, होल्डर को कितने देने अपने को, सिर्फ अपना खर्चा वही है, टू टीडीएस पेएबल 10, और जो डिबेंचर होल्डर है उसको पेमेंट कर दो, और टीडीएस का पेमेंट किसको हो जाएगा,
गवर्नमेंट को टू बैंक। ये हो जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट के केस में एंट्री। आई बात समझ में? और जो इंटरेस्ट है उसको P&L से हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? तो ये एक ओवरऑल चैप्टर का कंसेप्ट पूरा अपना कंप्लीट होगा डिबेंचर को लेकर के, ठीक है ना? बाकी तो लगभग सारे कंसेप्ट हो ही गए, TDS हो गया है। अच्छा, एक तुम लोग ये ध्यान रखना, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस, डिस्काउंट और लॉस को कैसे राइट ऑफ करना है। तो आपके 12th लेवल पे बता रहेगा लमसम राइट ऑफ कर देना है। जैसे आप इलस्ट्रेशन नंबर 41 देखो, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस है वहां से राइट ऑफ करो, कैपिटल रिजर्व दे रखा है वहां से राइट ऑफ करो, उसमें बैलेंस नहीं है तो फिर P&L पे चले जाओ, ठीक है ना? ये 3 सीक्वेंस फॉलो करना है अपने को। ऑन 1 अप्रैल इलस्ट्रेशन 41 देखो, एमरोल मैंने बताया था सिक्योरिटी में से राइट ऑफ कर सकते हैं, अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इशू किए 10,000 डिबेंचर 100 का है, कितने डिस्काउंट पे थे? तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख, कितना डिस्काउंट है? तो 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है। द प्राइस इज पेबल विद एप्लीकेशन। सिक्योरिटी प्रीमियम में 175 का बैलेंस है और 50,000 जनरल रिजर्व का बैलेंस है, तो 10% का डिस्काउंट है, तो 1 लाख का डिस्काउंट है। 1 लाख ही है ना, 10,000 इंटू 100, डिस्काउंट कितना है? 10%। 10,000 तो 1 लाख का डिस्काउंट आ रहा है, 10 लाख का 10%, ठीक है ना? अब आपको बताओ 1 लाख का डिस्काउंट है जिसको राइट ऑफ कहां से करना है अपने को? 175 का बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है, तो इस 1 लाख को डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो। तो देखो एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है? कोई डाउट भाई? 10,000 इंटू 100, 10 लाख का डिबेंचर है, कितने का डिस्काउंट है? तो 1 लाख का डिस्काउंट है, तो उसको अपने सिक्योरिटी प्रीमियम में मान लो सिक्योरिटी में 75,000 का ही बैलेंस होता, तो एंट्री कैसे करते? सिक्योरिटी प्रीमियम 75,000, P&L 25,000 टू डिस्काउंट, ऐसे करते हैं। बढ़िया, पूरा का पूरा बैलेंस है तो वहां से राइट ऑफ कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इसमें बस बाकी तो लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हैं पूरे, ठीक है ना? तो ये अपना डिस्काउंट और ये पूरा इशू डिवेंचर का एक क्विक रिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है ना? और कोई डाउट हो तो फिर मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है ना? चलो।